बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम जिक्र करेंगे जो दूध के रेट बढ़ाए गए हैं कमिश्नर साहब की जानिब से, उसके मुतालिक कुछ क्लियरिफिकेशन आई है, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ के जो रुकन कौमी असम्बली हैं शहरियार आफरीदी साहब ने आर्मी चीफ को कौम का बाप करार दिया है, उसके हवाले से थोड़ी सी आपसे गुफ्तगू होगी। और फिर आखिर में बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब की बड़ी एक अहम वीडियो जारी हुई है टिकटॉक पर, उन्होंने जो कुछ फरमाया है उस पर थोड़ा सा तफसीली रोशनी डालेंगे। तो मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा कराची में जो दूध के रेट बढ़ाए गए हैं 20 रुपए, तो उस हवाले से हमें इतलात मिली थी कि कमिश्नर साहब ने ये रेट बढ़ाए हैं और ये नर्ख मुकर्रर किए गए हैं 20 रुपए ज़्यादा, 220 रुपए। इसमें कहा जा रहा है कि कमिश्नर साहब का कुछ ज़ाती इंटरेस्ट था और जिसकी वजह से ये नर्ख बढ़ाए गए। लेकिन अब जब ये हमारी व्लॉग वायरल हुआ उसके बाद हमें कहनताई सिंध गवर्नमेंट के एक इंतहाई अफसर ने इन तमाम तफसीलात से आगाह किया कि पहले तो जो ताजिर थे, डेयरी के जो ताजिर थे, उन्होंने कमिश्नर साहब से मुलाकात की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि चूंकि कुछ महंगाई बढ़ गई है, कुछ जो उनके जानवर हैं वो बीमार हो गए और कुछ उनकी जो खुराक है उसके रेट बढ़ गए, लिहाजा रेट बढ़ाए जाए। कमिश्नर साहब ने उस वक्त तो एग्री नहीं किया था उनसे, लेकिन बताया जाता है कि इस वक्त सूबाई काबीना के एक अहम रुकन है जो जिनका ताल्लुक डेयरी फार्मिंग से है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर के जरिए भी प्रेशराइज करवाया कमिश्नर साहब को और वो खुद भी आकर मिले थे, जिसके बाद ये 20 रुपए जो हैं दूध पर किलो पर फी किलो के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। कहा जाता है कि इसमें जिस अफसर ने जिस शख्स ने मुझे इतला दी, उनका नाम सेहराज में रखने की वजह से उन्होंने मुझे तमाम तफसीलात से आगाह किया कि कमिश्नर साहब जो थे इस मौके पर मजबूर हो गए थे और फिर ये 20 रुपए नर्ख बढ़ाने पड़े थे। इस हवाले से जो डेयरी फार्म के मुबशर अब्बासी साहब हैं उन्होंने भी तमाम तफसीलात से मुझे आगाह किया, लेकिन जो सूरत हाल है, जो हमने मालूमात हासिल की है, उस मालूमात के मुताबिक 200 रुपए में भी जो दूध फरोख्त हो रहा था उसमें भी डेयरी फार्मिंग के जो लोग हैं वो अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे और ये 20 रुपए जो बढ़ाए गए हैं इसको नहीं बढ़ने चाहिए थे। और मजीद ये कहा जा रहा है कि मजीद 30 रुपए और बढ़ाए जाएंगे और दूध 250 और फिर एक साल के बाद 300 रुपए तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में कराची के शहरियों में मजीद सख्त तशवीश पाई जाती है। आखिर पीपल्स पार्टी के लोग कराची के लोगों पर क्यों इस किस्म की टैक्सेस आयद करते हैं, क्यों कराची के लोगों पर मजालिम किए जा रहे हैं? अली हसन जरदारी साहब, जिसके मुतालिक बताया जाता है कि वो इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं डेयरी के, तो वो अपने अपने इंतखाबी हलकों में बढ़ाएं, कराची के लोगों पर क्यों मजालिम किए जा रहे हैं? वजह यह है कि पीपल्स पार्टी का कराची में मैंडेट नहीं है और जो मैंडेट था वो उससे भी फारिग हो गए। जिस तरह से लोड शेडिंग की गई है उनके इलाकों में, जिस किस्म की ज्यादतियां की गई हैं, तो वो वहां से भी फारिग हो चुके हैं। लिहाजा कराची में तो उनका कोई सियासी इंटरेस्ट अब रहा नहीं है और कराची की जो उन्होंने हालत की है, कराची की जो सूरत हाल है, जिस तरह से गंदगी, टूटे हुए रोड, जो हालत है, उसमें तो अब उनका इंटरेस्ट सियासत में कराची में नहीं रहा। इसलिए कराची में वो मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करते रहते हैं, इस तरह से दूध के रेट बढ़ाएं महज अपनी इनकम बढ़ाने के लिए। तो कराची वालों पर एक बड़ा जुल्म किया गया है। उसके दौरान उन्होंने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कौम का बाप करार दिया, जिस पर बाज वकला ने सख्त एहतजाज भी किया और वहां काफी शोर भी हुआ इस हवाले से कि कौम का तो बाप एक ही है और वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बाप हमेशा एक ही हुआ करता है। आर्मी चीफ आते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और फिर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके वापस चले जाते हैं। तमाम आर्मी चीफ हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन बाप नहीं हो सकते। कौम का बाप एक ही है, वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और आप कायदे मिल्लत लियाकत अली खान पर जो है वो इख्तलाफ कर सकते हैं, कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो पर इख्तलाफ हो सकता है, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पर इख्तलाफ हो सकता है, GM सैयद जिन्होंने करारदाद पेश की थी
एक अजीम इंसान थे, उन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, बाद में वो पाकिस्तान के मुखालिफ हुए। उनकी सियासत पर इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन बाबा कौम तो एक ही है और बाबा कौम पर इख्तलाफ नहीं किया जा सकता, इसलिए कि कौम का बाप एक ही होता है और कौम का बाप है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लिहाजा आर्मी चीफ को कौम का बाप करार देना इंतहाई घटिया हरकत थी और उनकी हरकत से ये महसूस होता है, जो अल्ताफ हुसैन साहब कहते चले आए कि तहरीक के इंसाफ की जो क़यादत है, जो बाहर बैठी क़यादत है, वो मुख्तदर हलकों के हाथों खेल रही है और शहरियार आफरीदी की कौमी असम्बली में की जाने वाली तकारीरें और उनकी इस किस्म की गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए। तो कुछ ये तफसीलात थी। फिर मैं आज बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब की एक उस कैसेट का हवाला, उस वीडियो का हवाला दूंगा जो उन्होंने टिकटॉक के जरिए बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब ने खास तौर पर जो ऑपरेशन किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं, ज़रबे पहले मुख्तलिफ किस्म की जो ऑपरेशन हो चुके हैं और ये जो ऑपरेशन नया किया जा रहा है उस हवाले से मैं गुफ्तगू करूंगा। तो उस ऑपरेशन के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं और इस हवाले से बाकायदा जो जरगे भी मुनक्कद किए जा रहे हैं और उनसे खिताब भी किया जा रहा है। मुख्तलिफ जर्नल्स के खिताबात भी वीडियो चैनल्स पर चल चुके हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने इस ऑपरेशन के हवाले से सबसे पहले जो जिक्र किया वो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। बानी मुत्तहदा अल्ताफ हुसैन साहब ने अपनी टिकटॉक के जरिए ये बताया कि 8 जुलाई को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक केपीके के हेड दारुल हुकूमत पेशावर में, और उस पेशावर में गवर्नर हाउस में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से उन्होंने बरमला इज़हार किया है कि केपीके में और बलूचिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, यहां ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा कि इन 2 सूबों का जिन पर का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑपरेशन के हवाले से जिक्र कर चुके हैं, यहां ऑपरेशन इस वक्त अगर किया गया तो वो मुल्क की सलामती के हवाले से कोई अच्छा अमल नहीं होगा। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सबसे पहले आपको ऑपरेशन सिंध के उन इजला में करवाने चाहिए जिन इजला में इस वक्त डाकू राज है और शाम 5 बजे के बाद शहर वीरान हो जाते हैं, लोग घरों से निकलने जैसे नहीं रहते, ट्रैफिक कानवाई सिस्टम के जरिए चलाई जाती, लेकिन उसके बावजूद भी वहां ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। लोग रोजाना की बुनियाद पर अगवा बराए तावान का सिलसिला जारी है। उसमें जो लोग अगवा बराए तावान में मुलव्वस हैं, अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि वो तमाम के तमाम लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और नाजरीन, ये साबित भी हुआ जब शिकारपुर में जो इम्तियाज शेख साहब थे 2018 के इंतखाबात में कामयाब हुए थे और फिर 5 साल तक वो सूबाई वजीर रहे, तवानाई के मिनिस्टर थे। उनके भाई मकबूल शेख जो वो खुद भी साबिक सूबाई वजीर रहे हैं और बताया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े क्लोज दोस्त ने गुज़िश्ता दिनों जब आसिफ जरदारी साहब ने सक्खर का दौरा किया था तो उन्हें बड़े खूबसूरत और बहुत ही आला नस्ल के घोड़े जरदारी साहब को मकबूल शेख साहब ने गिफ्ट किए थे, जिनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलाई गई थी। तो मकबूल शेख साहब इम्तियाज शेख साहब के भाई हैं और उनके फार्म हाउस से एक नरेश कुमार ताजिर थे जिनका ताल्लुक गालिबन सिंध के किसी इलाके से बताया जाता है। पुलिस ने जब छापा मारा तो वो ताजिर उसके फार्म हाउस से बरामद हुए, जिस पर करोड़ों रुपए की डिमांड की गई थी। उसको छोड़ने के लिए तावान की करोड़ों रुपए की मुबैना तौर पर डिमांड की गई थी, लेकिन पुलिस ने जब वहां छापा मारा तो वो उनके फार्म हाउस से बरामद किए गए हैं
مقبول شیخ صاحب کے مبینہ طور پر، اور وہ امتیاز شیخ صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، خود بھی صوبائی وزیر رہے، پارٹی کے عہدیدار رہے۔ اس کے علاوہ اس سے قبل میر بابل خان بھیو جو تھے، وہ ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی گاڑی سے اسلحہ برآمد ہوا تھا۔ وہ کن لوگوں کو اسلحہ دینا تھا، اس کی بھی تفصیلات سب منظر عام پر آ چکی ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کا جو کہنا تھا کہ تمام اغوا برائے تاوان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ لوگ شامل ہیں جن کا تعلق پارٹی سے بھی ہے اور ذاتی دوست بھی پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے بتائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایک بہت بڑے آدمی کا قتل ہوا تھا جو نہ صرف پی ایچ ڈی تھے، جس کا گزشتہ دنوں جرگہ بھی ہوا، اجمل ساونت، ایک بہت بڑا اسکالر تھا، ایک بہت بڑا ٹیچر تھا، ایک بہت بڑا پروفیسر تھا، جس کو مارا گیا، اور اس میں بھی علاقے کے ایم پی ہیں، ان کے لوگ ملوث تھے۔ گزشتہ دنوں جرگہ ہوا تو 1 کروڑ روپے دے کر اس سے جان چھڑا لی گئی، اس کا فیصلہ ہو گیا، اور اب وہ عدالت میں کیس نہیں چلے گا، اور وہ جو ہے ان کو فارغ کر دیا گیا اس مقدمات سے۔ تو وہ اس میں بھی ذاتی دلچسپی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب نے فوری طور پر فیصلہ کروا کر اس جھگڑے کا خاتمہ ضرور کروایا، لیکن اجمل ساونت جس نے ساری زندگی جدوجہد کی اور اس علاقے کا پہلا پی ایچ ڈی تھا، اور اس سے محض 1 کروڑ روپیہ جرمانہ دے کر اس سے جان چھوڑا لی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے اس کے لواحقین کو کسی بھی قسم کی امداد نہیں دی گئی ہے۔ تو یہ جناب الطاف حسین صاحب نے جو فرمایا وہ ثابت بھی ہو گیا کہ ایک صوبائی وزیر کے بھائی، وہ خود بھی صوبائی وزیر رہے، وہ اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے۔ اچھا، جب پولیس نے ان کے فارم ہاؤس پر چھاپا مارا، نریش کمار کو برآمد کیا، تو اس کے فوری بعد ایس ایس پی شکارپور کو ٹرانسفر کر دیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو فوری طور پر وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اب ماضی کے حوالے سے تھوڑا چند روز قبل ہم پیچھے چلتے ہیں، تو جسٹس عقیل عباسی صاحب نے سندھ میں امن و امان کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد کیا تھا، اور ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے سلسلے میں جو میٹنگز ہوئی تھی، جو اجلاس منعقد ہوئے تھے، جس میں کور کمانڈر سندھ بھی موجود تھے، آئی جی سندھ بھی تھے، اس میں آئی جی سندھ صاحب نے کچھ نام ضرور دیے تھے جسٹس عقیل عباسی صاحب کو، اور ان کو کہا تھا کہ میں اس طرح سے پولیس کو نہیں مروا سکتا جب تک مقامی لوگ اس آپریشن میں مکمل طور پر تعاون نہیں کریں گے، اس وقت تک آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ اس نے جو نام دیے تھے جناب آئی جی سندھ نے جسٹس عقیل عباسی صاحب کو، تو اس میں علاقے کے اراکین اسمبلی بھی شامل تھے اور پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار بھی شامل تھے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر وہ اس اغوا برائے تاوان میں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی میں ملوث ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب کا جو کہنا تھا وہ بالکل ٹھیک ثابت ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے قریبی دوست ہیں، جو ان 6 اضلاع میں پوری طرح سے ڈاکوؤں کی نہ صرف مبینہ طور پر سرپرستی کر رہے ہیں، بلکہ پارٹی عہدیدار بھی ہیں، اور ان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک امتیاز شیخ کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے، ابھی تک مقبول شیخ کو محض گرفتار اس لیے نہیں کیا گیا کہ ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے، جبکہ ثابت ہوا ہے کہ اس کے گھر سے ایک تاجر اغوا برائے تاوان کے سلسلے میں اغوا کیا گیا تھا، پھر تاوان مانگا جا رہا تھا، اور اس پولیس نے اس تاجر کو اس کے فارم ہاؤس سے، مقبول شیخ کے فارم ہاؤس سے برآمد کیا ہے۔ الطاف حسین صاحب نے اور بھی انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے سوالات کیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بتائیں، شاہ نواز بھٹو کا قتل کس نے کیا تھا؟ مرتضی بھٹو کا قاتل کون تھا؟ بے نظیر بھٹو کے قتل میں کون لوگ ملوث تھے؟ اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو کس دور میں اور کس نے قتل کیا تھا؟ یہ تمام ان سے سوالات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ جب مرتضی بھٹو پاکستان تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مرتضی بھٹو کو فون کر کے پاکستان آنے سے منع کیا تھا، اور اس مرتضی بھٹو کو کہا تھا کہ وہ پاکستان نہ آئے اس لیے کہ آپ کو مار دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تلاش کر کے مرتضی بھٹو سے بات کی تھی، اور مرتضی بھٹو کو میں نے منع کیا تھا کہ وہ پاکستان نہ جائے، لیکن بعد میں وہ بات صحیح ثابت ہوئی جو میں کہہ رہا تھا کہ مرتضی بھٹو کو بھی قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام قتل جو ہوئے ہیں ان کے پس پردہ
कौन लोग हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद जानते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी जानते हैं कि कौन लोग मुलव्वस हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की ये बूट पॉलिश कर रहे हैं या जिन लोगों की खुशामद कर रहे हैं, कल वो इन्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लिहाजा मुल्क में जमहूरी इदारों की मजबूती और हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद करें। ये ऑपरेशन के नाम पर जिस तरह से पख्तूनों के खिलाफ ऑपरेशन करवाया जाने की कोशिश की जा रही है, वहां पख्तूनों का कत्लेआम किया जाएगा। फिर बलूचिस्तान में बलोचों के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। इसी तरह से माजी में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि महज 72 मछलियां हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। उन 72 ताजरों के नाम थे, सनतकारों के नाम थे, उन लोगों के नाम थे जो बड़े बड़े लोन खा चुके थे, पाकिस्तान की दौलत को लूट चुके थे। उन बड़े लोगों के नाम थे, उन्हीं का नाम लिया जा रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि फिर ऑपरेशन का रुख जो था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ मोड़ दिया गया और इस तरह से महाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ उस वक्त जो है बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया गया। लोगों सैकड़ों कारकुनान को, हजारों कारकुनान को का कत्ल किया गया और सैकड़ों को लापता किया गया जो आज तक लापता हैं। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने इस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से वो तमाम बातों के सवालात, वो तमाम चीजों के सवालात मांगे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इन दिनों फरमाते रहे हैं। खासतौर पर उन्होंने कहा कि वो हुक्मरान कहाँ चले गए जिन लोगों ने 200 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था, फिर 300 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था और बिजली की लोड शेडिंग आज भी इसी तरह से। अल्ताफ हुसैन साहब का कहना था कि महाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया और जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, वो मुकदमात बनाने वाले भी अभी जिंदा हैं, वो किरदार अभी तक मौजूद हैं और उन किरदारों ने उन प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो उन्होंने महाजिर कौमी मूवमेंट के खिलाफ की थी या इल्जामात आयद किए थे और इस रियासत के खिलाफ जो बातें की गई थी हमारे खिलाफ या जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके MQM पर इल्जामात आयद किए गए थे, वो तमाम किरदार आज भी जिंदा हैं और उन किरदारों ने टीवी चैनल्स पर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आकर उनकी तरदीद भी की थी कि वो तमाम चीजें जो थी हमसे करवाई गई थी। और उन्होंने ये भी कहा कि माजी में जिस तरह से मुझे खरीदने की कोशिश की गई थी और जो शख्स बैग लेकर आया था और जिसने हमें खरीदने की कोशिश की थी, उसकी भी वो तरदीद कर चुके हैं। वो तमाम लोग आज मौजूद हैं जिन लोगों ने हमारे खिलाफ ऑपरेशन किया था गलत खबरों की बुनियाद पर झूठे इल्जामात आयद करके, तो वो तमाम लोग आज भी मौजूद हैं और जब भी माजी में ज़रूरत पड़ी तो वो तमाम जो सबूत हैं वो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। कल भी हम दिखाते रहे हैं और आज भी और माजी में भी जब ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे लोगों को ज़रूर बेनकाब करते रहेंगे। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।